अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 4 जुलाई 2022 बरोज़ पीर शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। मेरी इमरान खान साहब से तफसीली मुलाकात हुई है, वो तफसीलात मैं आपको सुबह के प्रोग्राम में बताऊँगा कि आगे क्या लाहे अमल होना है या आगे क्या मामला चल रहे हैं। शांगला गली का टूर मैं ख़त्म कर आया, लेकिन आप लोगों से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा, काम वही मसरूफ़ियत रही। मेरा ख़्याल था कि मैं रेस्ट कर पा सकूँ, लेकिन वो नहीं कर पाया। मैं एक चीज़ मैंने आपको बड़ी वजाहत के साथ बताई थी और मैंने आपको कहा था कि इस मामले को बड़ा सीरियसली टेकअप करना है, और वो मामला है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट की सहूलत के हवाले से। जनाब इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सेक्शन 94 जो है वो बैकग्राउंड पे वो चल रहा होगा, जहाँ से आप समझ सकेंगे कि क्या मामला थे। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नादरा को फरीक बनाया गया है। इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की है, अब आके मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने उसको ये चैलेंज किया गया है और अदालत से गुजारिश की गई है कि इसको गैर आइनी करार दे। इलेक्शन कमीशन और दीगर अहकाम ओवरसीज़ पाकिस्तान को दी गई वोट की सहूलत फराहमी का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन और दीगर हुकाम को हुक्म दिया जाए कि आइंदा इंतखाबात में ओवरसीज़ पाकिस्तान को फराहम किए गए सहूलत के ज़रिए वोट डाल सके। इलेक्शन कमीशन को नादरा को फ़ंड जारी करने का हुक्म दिया जाए और नादरा जो है ना, ये पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए वोट डालने का मेकनिज़म भी बनाए। ये तकरीबन 34 सफ़ों की दरख्वास्त है, जिसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लिमानी अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नादरा को फरीक बनाया गया है। और यहाँ सेक्शन 75(2) जो है ना के तहत जो सदर ने जो अपना अमेंड जो इजाज़त दी है या एक्ट ऑर्डिनेंस बनाने के एक्ट बनाने के हवाले से सेक्शन 94 में उसको तब्दील कर दिया है। द कमीशन में कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर वोटिंग बाय ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाई इलेक्शन टू ascertain the technical efficiency, secrecy, security and financial feasibility of such voting, and shall share the result with the government, which shall within 15 days from the commencement of a session of a house after the receipt of the report lay the same before house। अब देखना, यहाँ तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, वहाँ तो राइट था, यहाँ राइट ही ख़त्म कर दिया। जो लेटेस्ट है, जो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा क्या होना है। मुख्तलिफ़ क्वेश्चन ऑफ लॉ उठाए गए हैं और यहाँ हक़ाइक़ बताए गए हैं कि कहाँ क्या क्या होना है। नादरा का रोल बताया गया है कि सेक्शन 94 और लाहौर हाई कोर्ट में ये पटिशन चल रही है और वहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो अंडर डिस्कशन आई हैं और जहाँ बात भी की गई है फ़ंड डालने के। अगर बात रुक गई थी, फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड का हिस्सा है, आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत ये सारा मामला करना है। और ज़िक्र ये किया है 1993 के हवाले से कि जब कॉन्स्टिट्यूशन 26/1993 में यास्मीन खान वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, even though the record voters living abroad are not in a position at present to exercise the right of vote, there is indeed on implementation in the exercise of right of franchisee even of those as are enrolled। ये 1993 की जजमेंट मैंने आपके सामने रखी। फिर ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई 1997 के हवाले से। फिर 2014 के अंदर जो है ना पटिशन आई, जो 2011 से बात आगे सामने आई, वहाँ जो सर्टन कंडीशंस दी गई। और सेक्शन 17वें पैरे में लिखा हुआ इलेक्टोरल रोल एक्ट्स के हवाले से जो आईडी कार्ड रखता है ओवरसीज़ पाकिस्तान एंड लिविंग ब्रॉड शैल बी डीम्ड टू बी अ रेजिडेंट इन द इलेक्टोरल एरिया इन विच ही वुड हैव बीन रेजिडेंट इफ़ ही हैज़ नॉट बीन अब्रॉड। उनका जहाँ आप आखिरी इलाका है उसी को बेस बनाया उन्होंने कि उसको बनाकर आप मामला को आगे लेकर चलें। फिर ये PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 72 जो है उसमें ज़िक्र किया गया है अपना जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर है शहरी, कोई डिस्टिंक्शन नहीं दी गई है। राइट टू वोट है आर्टिकल 17 के साथ। सिर्फ एक जो डिफरेंस बनाया गया है कि जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, जो पाकिस्तान से बाहर है वो रखें। इसमें सर्टन कंडीशंस दी गई। फिर 2003 का 13 ऑर्डिनेंस में जजमेंट पैराग्राफ 13 उसका जिक्र करके फिर 2017 के एक्ट के अंदर और सेक्शन 26(2) में आया पर्सन शैल बी डीम टू बी रेजिडेंट इन इलेक्टोरल एरिया, वो उसके रिहाइश के हवाले से बातें की गई है।
सेक्शन 94 जो पहले था वो आपके सामने रख देते हैं। पैरा 24 में बयान किया गया है, द कमीशन में कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट ऑफ वोटिंग ओवरसीज़ पाकिस्तान इन बाई इलेक्शन टू असर्टेन द टेक्निकल एफिकेसी सीक्रेसीज, और ये सारी बातों को हौसला रखना है। इन दिस सेक्शन ओवरसीज़ पाकिस्तानी मीन द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अंडर द पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट और होल्डर ऑफ नेशनल ID कार्ड। ये जिक्र करने के बाद उन्होंने बड़ा 2018 की पटिशन का जिक्र किया। ये CP नंबर 2 2018 सामने आई है और उसमें वो वोटिंग सिस्टम के हवाले से बात की, IVTF के हवाले से बात की गई और रेकमेंडेशंस के हवाले से बनाम ओवरसीज़ वोटिंग रूल्स का जिक्र किया गया। 2014 की जो जजमेंट है डॉक्टर फ़रद जावेद सिद्दीकी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 7888, उसके अंदर भी कंडीशन सारी रखी गई हैं। ये जो है ना कोशिश की गई है कि इस मामले को किसी ना किसी तरीके से सेटल किया जाए। और अब आगे जो सबसे बड़ी मज़ेदार बात है कि मैंने जैसे पहले बताया था कि इन्होंने चेयरमैन नैब लगाने का इरादा नहीं है, डिप्टी चेयरमैन से ज़ाहिर से ये सारे मामला चलाने हैं। और अभी आप ताज़ा तरीन जो आपके सामने रखना है कि कौमी एहतसाब बोर्ड में तबादले हो गए हैं बहुत ज़्यादा। DG रावलपिंडी इरफान मंगी को हटा दिया गया, ट्रेनिंग एंड रिसर्च डिवीज़न में तैनात किया गया है। DG नैब बलोचिस्तान फरमानुल्लाह का तबादला रावलपिंडी कर दिया गया। DG नैब जो लाहौर एंड सलीम शहजाद साहब को उनको हटा दिया गया। मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद सलीम ने DG नैब लाहौर होंगे, पहले DG नैब वो सखर तैनात थे। मसूद आलम खान नए DGB जो है ना नए DG नैब सखर होंगे। नुमान असलम को DG नैब बलोचिस्तान लगा दिया गया। फ़याज़ अहमद कुरैशी नए DG नैब मुल्तान तैनात हो गए। ये जो है ना आप तक वो सारी पोजीशन मैंने रख दी है। ये हालात और वाक़यात चल रहे हैं। क्या मुल्क उस डगर पे चलता है या नहीं चलता वो एक अलग इशू है, लेकिन इमरान खान की कोशिशें आप लोगों के सामने आ गई। ओवरसीज़ को वाइट वोटर का राइट लेकर देना है, वोट उन्होंने डालने हैं ताकि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके। 20 आप हल्के आपके सामने हैं, यहाँ भी आप कर सकते थे, पायलट प्रोजेक्ट आप हो सकते थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं किए। अब प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं भी आपको एक वीडियो सुनाऊँगा जो बाकायदा पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर हैं या टर्की के, उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने करतूत सामने रख दी कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थोड़ा ये तो खाने पीने का शौकीन आदमी था, वहाँ कबाब ढूंढता रहा और वो कबाब वाले को बाकायदा शाही मेहमान बुला के पाकिस्तान भी बुलाया गया, पाकिस्तान स्टेट के एक्सपेंस के ऊपर। लेकिन जो कि कबाब पसंद थे, बड़ा शौकीन जो बातें उन्होंने की हैं ज़रा वो सुन लीजिएगा। कि मैंने अपने सिफारती दौर तुर्की में पाकिस्तान के एक वज़ीर-ए-आज़म को कबाब नहीं खाने दिए थे। अच्छा, तो बहुत दिलचस्प वाक़या सुना दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। वो ये बात थी कि 1999 में तुर्की में बहुत खौफनाक ज़लज़ला आया था। कोई 40-50 हज़ार लोग मर गए थे। तो मैं उस ज़माने में वहाँ सफ़ीर था, तो मेरे पास ज़लज़ले के तीसरे दिन उस वक्त हमारे वज़ीर ख़ारजा थे सरताज अज़ीज़ साहब, उनका फ़ोन आया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों आना चाहते हैं? कहने लगे वो तुर्कों से ताज़ियत करने के लिए आना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए यहाँ तो क़यामत सुग़रा टूटी हुई है, इतने लोग हलाक हो गए हैं, तुर्क हुकूमत को तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, तो ऐसे में वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म की मेज़बानी का बार कैसे उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं भी यही समझाना चाह रहा था वज़ीर-ए-आज़म को, लेकिन वो समझ नहीं रहे, आप उनसे बात कर लीजिए। मैंने कहा अच्छा मैं बात कर लेता हूँ। तो मैंने फ़ोन किया, वो मेरे फ़ोन के मुंतज़िर थे, नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब। तो कहने लगे मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं सर आप मत आइए, इस वक्त ये सूरत हाल है। तो फिर मैं कब आऊँ? मैंने कहा मैं आपको बताऊँगा। उसके हफ्ते भर के बाद मैंने तुर्कों से बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाए। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब आ गए। तुर्कों ने हमें वो सारा इलाका दिखाया, सब घूम घाम के शाम को जब हम होटल पहुँचे इस्तांबुल में, तो थोड़ी देर के बाद मियाँ साहब ने मुझसे कहा कि कबाब खाने चलते हैं। इस्तांबुल में एक कबाबी है जिसके कबाब मियाँ साहब को बहुत पसंद थे। वो यूरोप आते जाते वहाँ पे रुक जाया करते थे कबाब खाने के लिए, और उसको उन्होंने सरकारी मेहमान बनाकर एक हफ़्ते के दौरे पे पाकिस्तान बुलाया था।
आप अगर आज उसके रेस्टोरेंट में जाएं तो ऊपर से नीचे तक वो तस्वीर लगी हुई है मियाँ साहब के साथ और पाकिस्तान अच्छा, के एक दूसरे हफ्ता पाकिस्तान के सरकत- खर्चे पे आए वो, और पाकिस्तान में मियाँ थे। साहब तो सिर्फ इसलिए कि मियाँ साहब को उनके कबाब साहब अच्छे को लगे। उनके कबाब पसंद थे। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि चलें कबाब खाने के लिए, तो मैंने कहा कि साहब मुनासिब नहीं होगा। कह रहे क्यों? मैंने कहा देखिए, आप तुर्कों को पुरसा देने आए थे, अच्छा नहीं लगेगा, और आप जब निकलेंगे तो पूरा प्रोटोकॉल चलेगा, वो आउटराइडर्स सीटियां बजाते हुए चलेंगे, सब हिफाजती, अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने लगे कि अच्छा, तो फिर कबाब यहाँ मंगवा लो। कबाब यहाँ मंगवा लेते हैं। मैंने कहा वो भी मुनासिब नहीं होगा। कहने क्यों? मैंने कहा यूँ नहीं होगा कि कबाब जब खाना आता है, आपको मालूम है VVIPs के लिए तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, वो पूरा इंटेलिजेंस वाले उसको चेक करते हैं कि कोई उसमें ऐसी चीज़ तो नहीं है जो नुकसानदेह हो, तो अच्छा नहीं होगा। मुंह लटक गया। तो मैंने कहा कि परेशान नहीं हो, कल सुबह को हम जा रहे हैं अनकरा, तो मैं उससे कहता हूँ अभी वो सुबह को जहाज़ पे रखवा देगा। हाँ ये अच्छा है। तो दूसरी सुबह को जब मैं उनको लेकर एयरपोर्ट जा रहा था, तो जैसे ही हम एयरपोर्ट के अहाते में दाखिल हुए तो मैंने देखा कि वो खड़ा हुआ, वो कन्वेयर बेल्ट पर जहाज़ में खाना रखवा रहा था। जैसे ही जहाज़ ने टेक ऑफ किया, मियाँ साहब ने मुझसे कहा कि कबाब मंगवा लो। सफ़ीर साहब वो खाना रखवा दिया? मैंने कहा जी रखवा दिया। उन्होंने कहा मंगवाइए। तो वो कबाबों से उन्होंने पूरा इंसाफ किया। मैं ये परेशान कि ये अपना पेट भर रहे हैं कबाबों से, और अनकरा में सदर सुलेमान देमिरिल ने लंच रखा हुआ है, सरकारी लंच रखा हुआ है, उस वक्त ये क्या करेंगे? लेकिन जनाब वो इतने खुश खुराक हैं माशाअल्लाह कि उन्होंने लंच पर भी पूरा इंसाफ किया। अस्तगफुरुल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंसान पुरसा देने के लिए जाए तो दिल की ऑटोमेटिकली कैफियत भी वो हो जाती है। सर एक अगर दिल से महसूस हो। जी, आपने वो सारी गुफ्तगू सुन ली है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।